हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर आपको विस्तार से बताएंगे हमेशा की तरह। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का और भारतीय सेना का जमकर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां क्या पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम में चीन कर रहा है भारी मदद। कराची जा रहे संदिग्ध जहाज को मुंबई पोर्ट पर रोक लिया गया है। जी हाँ, सुरक्षा एजेंसियों ने जनवरी में मुंबई के नहावा शेवा पोर्ट पर चीन से कराची जा रहे एक जहाज को रोका था। आशंका थी कि इस शिप में वो मटेरियल है जिनका इस्तेमाल परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में किया जा सकता था। कस्टम अधिकारियों ने 23 जनवरी को कराची के रास्ते में माल्टा ध्वजांकित मर्चेंट शिप CGM अतिल्ला को रोका था। अधिकारियों ने कहा कि DRDO की एक टीम ने खेप की जांच की जिसमें एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन शामिल थी और पुष्टि की है कि इसका पाकिस्तान परमाणु प्रोग्राम में संभावित रूप से इस्तेमाल कर सकता था। बता दें, चीन लगातार पाकिस्तान को सैन्य उपकरणों समेत कथित रूप से हथियारों को विकसित करने और अत्याधुनिक बनाने में पाकिस्तान का सहयोग कर रहा है। अक्सर चीन सैन्य इस्तेमाल के लिए उपकरणों का ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान को कराता है। आपको बता दें, यह व्यापारिक जहाज कराची जा रहा था। अधिकारियों ने बंदरगाह पर इस खेप का निरीक्षण किया जिसमें कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन भी शामिल थी, जिसे मूल रूप से इटली के एक कंपनी द्वारा बनवाया गया था। ऐसे में दोस्तों, भारतीय अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कहीं पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम में चीन इसकी मदद तो नहीं कर रहा। जैसी इससे जुड़ी जो भी खबर आएगी, नया अपडेट आएगा, सबसे पहले आपको बताएंगे। अब आपको यह भी बता दें कि इस कंसाइनमेंट को रोकने के बाद पाकिस्तान बौखला गया दोस्तों, और उसने जमकर भारत पर जहर उगला है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने कहा है कि भारतीय मीडिया में जहाज के बारे में जो दावा किया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहाज में मिसाइल से जुड़े सामान होने की बात को भी पाकिस्तान की ओर से सिरे से खारिज कर दिया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से शनिवार को कहा गया है कि भारत द्वारा पाकिस्तान भेजे जा रहे वाणिज्यिक उपकरणों की जब्ती के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में प्रवक्ता ने बयान दिया। इस बयान में उन्होंने कहा, यह रिपोर्ट भारतीय मीडिया की तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने की आदत को दिखाती है। ये कराची स्थित एक वाणिज्यिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक खरीद मशीन के आयात का एक साधारण मामला है। यानी कि दोस्तों, इसने बौखलाते हुए भारत पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। अगली खबर की बात करें, जहां पर लाल सागर में अमेरिका ब्रिटेन को अब तक की सबसे बड़ी चोट, हूतियों ने जहाज पर हमला कर समुद्र में डुबोया। जी हां दोस्तों, यमन के हूती विद्रोहियों के हमले का शिकार हुआ एक पोत आखिरकार लाल सागर में डूब गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। इजराइल के गाजा पर हमले के विरोध में हूती विद्रोही पोतों को निशाना बना रहे हैं। रूबी मार पहला ऐसा पोत है जो हूती के हमले में पूरी तरह नष्ट हो गया और समुद्र में डूब गया। हूती के हमलों से एशिया और पश्चिम एशिया से यूरोप जाने वाली आपूर्ति प्रभावित हुई है। हूती विद्रोहियों के हमले की आशंका के मद्देनजर पहले ही कई पोत ने मार्ग परिवर्तन किया है। बेलीज के ध्वज वाले रूबी मार पोत को 18 फरवरी को बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य में हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया था। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर अफ्रीका ने लगा दिया बैन। चीन को अब सिर्फ पाकिस्तानी गधों का ही है सहारा। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, हम असली गधे की बात कर रहे हैं। अफ्रीका में गधों की खाल पर लगाए गए बैन से चीन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल चीन में कई सालों से एजियाओ दवाई बनाने के लिए गधे की खाल का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि 55 देशों वाले अंतर सरकारी अफ्रीकन यूनियन ने आगामी 15 सालों के लिए गधों के मारने पर रोक लगा दिया है। यही समस्या चीन के लिए सिरदर्द बन चुकी है। अफ्रीका में गधों को गरीबों के आय का साधन माना जाता है। चीन में लगातार बढ़ती गधों की मांग की वजह से इस जानवर के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। यही वजह है कि आगामी 15 सालों के लिए अफ्रीकी संघ ने गधों की हत्या पर रोक लगाई है। चीन में एजियाओ बनाने वाले कारोबारियों ने एक दशक से काफी तादाद में अफ्रीकी महाद्वीप से गधे मंगाए हैं, मगर वहां गधों की हत्या पर बैन लगने के बाद अब उन्हें एक ही देश का सहारा बचा हुआ है और वो है भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। जी हाँ, चीन को पाकिस्तान से ही उम्मीदें हैं। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने चीन में काफी गधों का निर्यात किया है। यही नहीं, चीन में गधों के बढ़ते डिमांड को देखते हुए पाकिस्तान में किसान गधों को काफी संख्या में पाल भी रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, किस किस को ये लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ गधों को ही मुहैया करा सकता है, उसके अलावा कुछ भी उसके बस की नहीं है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां ऑस्ट्रिया से बड़ी खबर, तिब्बतियों की रिहाई की डिमांड को लेकर चीनी दूतावास के बाहर हुआ विरोध प्रदर्शन। जी हां, तिब्बती प्रवासियों ने सिचुआन में गिरफ्तार तिब्बतियों की रिहाई की मांग करते हुए बुधवार को वियना में चीनी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध काफी शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों तिब्बती भिक्षुओं और ग्रामीणों की तत्काल रिहाई का आह्वान किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान तिब्बती प्रवासी सदस्यों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की इस अवैध और अमानवीय कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाए और झंडे लिए हुए थे। इन तिब्बती व्यक्तियों ने चीन के कब्जे वाले क्षेत्र में कठोर कानूनों के खिलाफ अपने रुख के बारे में भी बात की। नेक्स्ट खबर बता दें, नेपाल की संसद में फिर उठी आवाज, टिकटॉक ब्लॉक नहीं करने वाले कंपनियों पर कार्रवाई की गई मांग। जी हाँ, नेपाल की संसद में चीन की चर्चित एप्लीकेशन टिकटॉक के खिलाफ एक बार फिर
आवाज उठाई गई। सांसदों ने टिकटॉक एप्लीकेशन को ब्लॉक नहीं करने वाली इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नेपाल की संसद प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने चीनी वीडियोज शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून को पूर्ण रूप से लागू करने का आह्वान किया है। नेपाल सरकार ने नवंबर 2023 में टिकटॉक प्रतिबंधित कर दिया गया था। जनता समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक प्रदीप यादव ने शुक्रवार को निचले सदन की बैठक में सामाजिक वैमनस्य फैलाने की शिकायतों के कारण बैन टिकटॉक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार से कदम उठाने का आह्वान किया। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में ये बिल्कुल सटीक और सही मांग है, टिकटॉक को पूर्ण तरह नेपाल में बैन कर दिया जाना चाहिए, तो अपनी राय आप लोग अवश्य दीजिएगा टिकटॉक को लेकर। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव का नामांकन हुआ शुरू। आसिफ अली जरदारी ने किया अपना नॉमिनेशन। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनके प्रतिद्वंदी एवं पश्तून राजनीतिक नेता महमूद खान अचकजई ने 9 मार्च को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। सिंध प्रांत से आने वाले जरदारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष हैं और उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का समर्थन प्राप्त है। दोनों प्रमुख दलों ने 8 फरवरी के आम चुनाव में खंडित जनादेश आने के बाद गठबंधन सरकार बनाने के लिए आपस में हाथ मिलाया है। जरदारी जो कि 68 वर्ष के हैं, उनका दूसरी बार राष्ट्रपति बनना तय है क्योंकि उन्हें निर्वाचक मंडल में बहुमत रखने वाले दलों का समर्थन है। वो 2008 से 2013 तक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, शहबाज शरीफ भारत के लिए है बेहद खतरनाक, उनके इरादे जान कांप जाएगा रूह। जी हाँ, पाकिस्तान को रविवार को यानी 3 फरवरी को अपना 33वां प्रधानमंत्री मिल जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शीर्ष नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फिर से सत्ता में आने की पूरी संभावना नजर आ रही है। शहबाज शरीफ के पद पर काबिज होने से पूर्व बात करें भारत के खिलाफ उनके रुख के बारे में तो कुछ खास नहीं रहा है। साल 2018 में कश्मीर के खिलाफ दिया गया उनका बयान आज भी भारतीयों के जहन में ताजा है। शरीफ ने कश्मीर मुद्दे पर बयान देते हुए कहा था कि हमारा खून खौल रहा है, कश्मीर को हम पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर ही रहेंगे। पूर्व पीएम ने यह विवादित बयान एक चुनावी रैली में दिया था। शहबाज शरीफ ने यह भड़काऊ बयान तब दिया था जब वो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। शरीफ के इस बयान की उस दौरान भारत में जमकर निंदा हुई थी। वहीं भारत के खिलाफ उनके रुख का भी अंदाजा भी लग गया था। तो वहीं एक बार फिर से वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ऐसे में उनके नाम को लेकर भारत में चर्चा जोरों पर है। ऐसा नहीं है कि शरीफ भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कश्मीर के खिलाफ उनका नापाक रुख बीच में अड़ंगा आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में अगर आप भी मानते हैं कि शहबाज प्रधानमंत्री बेशक बन जाए, लेकिन भारत कभी भी आगे से पाकिस्तान से नहीं जाएगा बात करने, क्योंकि जो घाव जो दुख दोस्तों पाकिस्तान ने भारत को दिए हैं, शायद हम उसको कभी भूलने वाले नहीं। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां कोई दे रहा खाना कोई छीन रहा निवाला। गाजा में कत्लेआम के बाद फिर एक बार बिछी लाशें। जी हाँ, इजराइल और फलस्तीन के बीच जारी जंग में गुरुवार को बेहद भयावह मंजर देखने को मिला। गाजा में एक मानवीय सहायता काफिले से खाद्य सामग्री लेने की कोशिश कर रहे फिलिस्तीनियों की एक भीड़ पर इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में कम से कम 115 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। दुनिया भर में इस हमले की निंदा हुई। गाजा की स्थिति पर तरस खाकर अमेरिका ने भी सहायता करने में एक कदम आगे आया। गाजा में हुए नरसंहार के बाद एक बार फिर अन्य जगहों पर हुए हमलों में करीब 1 दर्जन लोगों की जान गई है। इजरायली बलों ने रफा में विस्थापित फलस्तीनियों के एक तंबू पर हमला किया, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए। और ये दोस्तों लेटेस्ट खबर है, 115 लोगों के मारे जाने के बाद फिर 11 लोगों के मारे जाने की यह खबर है। नेक्स्ट खबर आपको बताते हैं, क्या चीन लगा है छटपटाने, अब भारत से अमेरिका ब्रिटेन खरीदने लगे ताबड़तोड़ सामान। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत के असर से न केवल भारत में दूसरे देशों से आयात घटा है, बल्कि भारत अब निर्यात के मामले में कई मार्केट्स में चीन को पीछे छोड़ रहा है। दोस्तों, एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि भारत ने कुछ प्रमुख बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में चीन के दबदबे को कम करना शुरू कर दिया है। दरअसल मैन्युफैक्चरर्स चीन से हटकर एशिया के दूसरे हिस्सों में सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने में लगे हुए हैं। इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड बढ़ी है, जिसका फायदा निर्यात में इजाफे के तौर पर देखने को मिल रहा है। जिन मार्केट्स में चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के किले को भारत ने गिरा दिया है, उनमें ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इन दोनों ही देशों के साथ चीन का भू राजनीतिक तनाव बढ़ने का फायदा भारत के प्रोडक्ट्स को मिल रहा है। जी हाँ, लंदन स्थित फैथॉम फाइनेंशियल कंसल्टिंग के मुताबिक चीन के अनुपात में अमेरिका को भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पिछले साल नवंबर में बढ़कर 7.65% हो गया, जबकि नवंबर 2021 में 2.51% ही था। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, लेकिन मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत कमेंट में अवश्य कहिएगा। बात करें अगली खबर की, पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन की मौत। 26/11 का मास्टर माइंड था लश्कर आतंकी। जी हाँ, पाकिस्तान ने भारतीय एजेंसियों पर हाल के दिनों में विभिन्न पाकिस्तानी शहरों में मारे गए लश्कर आतंकियों की हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन भारत ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था कि लश्कर के खुफिया प्रमुख आजम चीमा की पाकिस्तान के फैसलाबाद में मौत की खबर आई। उसकी उम्र करीब 70 साल
थी, इसके बाद पाकिस्तान के जिहादी हलकों में फिर अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन भारत के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है दोस्तों, बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था ये 26/11 आतंकी हमले का। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, भारत से पूरी तरह खत्म हो चुकी है महागरीबी, 30 की जगह 11 साल में हुआ कमाल। अमेरिकी रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा, जी हाँ, भारत से महागरीबी अब आधिकारिक यानी ऑफिशियली तौर पर खत्म हो चुकी है। अमेरिकी थिंक टैंक ब्रूकिंग्स ने अपनी हालिया रिपोर्ट में यह बात कही है दोस्तों, किसी भारतीय एजेंसी ने नहीं बल्कि अमेरिकी एजेंसी ने यह रिपोर्ट छापी है। और यही वजह कि हम आपको ये खबर भी बता रहे हैं। इसने कहा कि भारत में गरीब आबादी की संख्या निरंतर कम हो रही है और अब देश से महागरीबी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसने ये भी कहा कि पहले 30 साल में इस तरह की प्रगति देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये पिछले 11 सालों में हासिल की जा चुकी है। इसने अपने रिपोर्ट में घरेलू खपत में भारी वृद्धि का हवाला दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये निष्पक्ष तरीके से योजनाओं को लागू करने की सरकार की मजबूत नीति का परिणाम है, रिजल्ट्स है, जिससे पिछले दशक में भारत में मजबूत समावेशी विकास हुआ है। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों, कौन कौन मानता है कि अमेरिकी रिपोर्ट वाकई में बिल्कुल सटीक और सही बात कह रही है? किन किन को लगता है कि 2014 के बाद से यानी मोदी गवर्नमेंट में भारत में बम्पर विकास हुआ है? जिनको लगता है वो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा कारण के साथ में, और जिनको नहीं लगता वो भी कारण अवश्य दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान ने अमेरिका को दिखाई आंखें, कहा कोई भी देश हमें हुक्म नहीं दे सकता। जी हाँ, चुनाव पर पाकिस्तान अमेरिका में भारी तनातनी देखने को मिली है, जहां अपने पड़ोसी को आखिर क्यों आंख दिखा रहा भारत का दुश्मन देश? बता दे, पाकिस्तान ने लंबे समय के बाद अमेरिका के खिलाफ सख्त तेवर दिखाया है। पाकिस्तान ने अमेरिका के एक सुझाव को यह कहते हुए मानने से इनकार कर दिया कि बाहरी देश के आदेश के आगे हम नहीं झुकेंगे। बता दें कि पाकिस्तान में गत 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की ओर से लगाए गए थे। इन अनियमितताओं की जांच कराने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को सुझाव दिया था, मगर पाकिस्तान ने अमेरिका के सुझाव को खारिज करते हुए कहा कि वो किसी बाहरी देश के आदेश के आगे नहीं झुकेगा। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने शुक्रवार को अपने साप्ताहिक प्रेस संबोधन में यह बात कहा कि कोई भी देश, स्वतंत्र और संप्रभु देश पाकिस्तान को निर्देश नहीं दे सकता। डॉन न्यूज ने बलूच के हवाले से यह कहा कि हम पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के बारे में फैसला करने के अपने संप्रभु अधिकार राइट्स में यकीन रखते हैं। बलूच ने विवादों से घिरे आम चुनाव में कदाचार के आरोपों के संबंध में अपने अमेरिकी समकक्ष टिप्पणियों के जवाब में यह बयान दिया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारतीय कारोबारी को अपने 4 भाइयों को देने होंगे 2000 करोड़ और अरबों की प्रॉपर्टी। अमेरिकी कोर्ट ने सुनाया ये फैसला। जी हाँ, अमेरिका में लॉस एंजल्स की एक अदालत ने भारतीय मूल के 5 भाइयों से जुड़े कानूनी विवाद मामले में 21 साल बाद अपना फैसला सुनाया है और हर्जाने के तौर पर अरबों डॉलर की भारी भरकम धनराशि तथा संपत्ति के बंटवारे का आदेश जारी किया है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ये फैसला, ये वर्डिक्ट 21 साल पुराने भूमि विवाद में आया था, जिसमें हरेश जोगानी को अपने 4 भाइयों को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का हर्जाना देने और दक्षिणी कैलिफोर्निया में अपनी संपत्ति साम्राज्य के शेयरों का बंटवारा करने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट खबर बता दें, अगर ब्रिटेन में नफरत फैलाया तो कैंसिल होगा वीजा। पीएम सुनक ने कट्टरपंथियों को दी है ये चेतावनी। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शुक्रवार शाम को देश के नागरिकों से लोकतंत्र को बचाने के लिए अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि चरमपंथी ताकतें देश को तोड़ने और इसकी बहुधार्मिक पहचान को कमजोर करने के लिए तैयार रहती हैं। पीएम सुनक ने अपनी स्पीच में कहा कि जो लोग वीजा पर हैं, अगर उन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश की तो उनका वीजा रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को चरमपंथी ताकतों द्वारा अपहरण न किया जाए। अपनी हिंदू मान्यताओं का जिक्र करते हुए ब्रिटिश भारतीय नेता ने जोर देकर कहा कि यूनाइटेड किंगडम के स्थायी मूल्य सभी धर्मों और जातियों के प्रवासियों को गले लगाना सिखाता है। नेक्स्ट खबर बता दें, बेंगलुरु में कैफे में ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। जी हाँ, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट को लेकर राज्य सरकार और पुलिस एक्शन में है। इस मामले में शनिवार को ही 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच केंद्रीय क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। इसी टीम ने धारावाड़, हुबली और बेंगलुरु से पूछताछ के लिए 4 लोगों को पकड़ा है। जी हाँ, बेंगलुरु सिटी कमिश्नर बी दयानंद ने कहा कि रामेश्वर कैफे में शुक्रवार दोपहर को हुए आईईडी ब्लास्ट की जांच तेजी से जारी है। कई टीमें इस पर जांच कर रही हैं और कुछ सबूत भी हाथ लगे हैं। अगली खबर बता दें, गूगल के एक्शन से गुस्से में आया केंद्र सरकार। खिंचाई के बाद एप्स हुए बहाल। अश्वनी वैष्णव ने कंपनी के साथ बुलाई बैठक। जी हां, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव के हस्तक्षेप के बाद गूगल ने अपने सभी एप्लीकेशन को बहाल कर दिया है। वहीं मंत्री ने सोमवार को गूगल के साथ बैठक बुलाई है। गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 10 भारतीय एप्लीकेशन हटाने और फिर बहाल के साथ ही नया विवाद
शुरू कर दिया है। कंपनियों ने इसे गूगल की तानाशाही बताया है। वहीं भारत सरकार ने कहा है कि गूगल को इस तरह भारतीय एप्लीकेशन को स्टोर से हटाने की इजाजत नहीं है। मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगले सप्ताह सोमवार को एक बैठक बुलाई गई, जिसमें टेक कंपनियां और स्टार्टअप्स के प्रमुखों को भी शामिल किया जाएगा। जी हां दोस्तों, बयान में मंत्री ने कहा, मैंने पहले ही गूगल को कॉल कर दिया है। मैंने उन एप्लीकेशन डेवलपर्स को भी कॉल कर लिया है जिन्हें डिलीट कर दिया गया है। हम उनसे अगले हफ्ते मिलेंगे। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, इस तरह की डिलीटिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट खबर बता दें, कौन है आईएफएस अफसर अनुपमा सिंह यूनाइटेड नेशन में बंद कर दी थी पाकिस्तान की, इन्होंने बोलती बंद। जी हाँ, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चंद रोज पहले संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में पाकिस्तानी अधिकारी ने कश्मीर का राग अलापते हुए भारत को घेरने की कोशिश की, तो भारतीय विदेश विभाग के काबिल अफसरों में से एक अनुपमा सिंह पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए उसके दो मुंहे चरित्र और चेहरे को दुनिया के सामने रख दिया। अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जैसे खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देश को अन्य देशों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह संयुक्त राष्ट्र में तैनात है। वो यूनाइटेड नेशन में भारत विरोधी गतिविधियों पर पूरी नजर रखती है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, क्या सीमा हैदर जाएगी जेल? जी हाँ, सीमा हैदर का अब जेल जाना तय। इतने साल रहेगी सलाखों के पीछे, बच्चे बिना माँ के जाएंगे पाकिस्तान। ये बात कोई और नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में सीमा हैदर का पहला पति हैदर ने बयान दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पिछले कई महीनों से अपने प्रेमी और भारतीय प्रति संचीन मीणा के साथ ग्रेटर नोएडा में अपने 4 बच्चों के साथ रह रही हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी भाभी सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीमा हैदर अब जेल जा सकती हैं, वो भी 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि 5 सालों के लिए। वहीं सीमा हैदर के बच्चों को बिना मां के पाकिस्तान जाना होगा। ये दावा दोस्तों पाकिस्तानी नागरिक गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने किया है। जी हाँ, ऐसे में सीमा हैदर के जेल वाले बयान पर दोस्तों आपकी क्या राय होगी? क्या सीमा हैदर का ऐसा जुर्म है कि उसको जेल होना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? अपनी राय बता दीजिएगा। अगली खबर की ओर चलें, जहां अब डोमेस्टिक खबर की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, 195 को टिकट। वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, भाजपा के 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची में कुछ संदिग्ध छिपे हैं, जो इस बात का संकेत हो सकते हैं कि बाद की सूचियों में क्या होने वाला है। बीजेपी की इस लिस्ट में सबसे बड़ा एक संदेश केंद्रीय मंत्रियों के लिए है कि यदि उन्हें भविष्य में केंद्रीय मंत्री परिषद में अपनी जगह बनाए रखना है तो उन सभी को जमीन पर उतरना होगा और जनादेश हासिल करना ही होगा। शायद इसीलिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची में मोदी सरकार के 34 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है। कई केंद्रीय मंत्री जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, उन्हें भी भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। इनमें गुजरात के पोरबंदर से निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, बाकी सारे नाम आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। हम लेंगे नाम तो काफी टाइम लग जाएगा। तो वहीं भगवा पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट के जरिए उन मौजूदा सांसदों को कड़ा संदेश दिया है जिनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। हालांकि पहली सूची में भाजपा ने उन सभी पर फोकस किया है जो 2019 के चुनावों में वो हार गई थी। पिछले आम चुनाव में जीती गई कुछ सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। जी हाँ, तो वहीं विवादों में रहने वाले सांसदों से किनारा कर लिया है बीजेपी ने, लेकिन चांदनी चौक से हर्षवर्धन, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। भगवा पार्टी ने एक और बड़े संदेश में दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, पश्चिम दिल्ली के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा और भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित से किनारा कर लिया है। जी हाँ, तो वहीं जनाधार वाले नेताओं का भाजपा ने जमकर सम्मान किया है दोस्तों, और समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया है अपने इस सूची के जरिए। अब ऐसे में जल्द चुनावी ऐलान हो सकते हैं। आपको बता दें, मथुरा से हेमा मालिनी, खीरी से अजय टेनी को टिकट मिला है। यूपी में 51 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने बड़े बड़े योद्धा उतार दिए हैं। इस बार 400 पार का टारगेट हासिल करने के लिए पार्टी ने कई नए चेहरों को मौका भी दिया है। उन सभी की लिस्ट दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जी हाँ, तो वहीं वाराणसी से खुद तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो 2014 में पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़े थे और भारी मतों से जीत भी हासिल की थी। इसी साल उन्होंने वडोदरा से चुनाव लड़ा था और वहां से भी जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में पीएम मोदी ने वडोदरा सीट छोड़ दी। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी वाराणसी चुनाव लड़े और 4.79 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। अब 2024 में एक बार फिर पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। जी हाँ, ऐसे में पीएम मोदी जी को ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कहिएगा कमेंट में। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते कि जयंत चौधरी को लेकर बड़ी खबर। जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल औपचारिक रूप से अब एनडीए गठबंधन में हुई है शामिल। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दलों की तरफ से तैयारी जारी है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने गठबंधन को मजबूत किया जा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक और गठबंधन सहयोगी मिल गया है। राष्ट्रीय लोकदल शनिवार को औपचारिक रूप से एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया है। पार्टी नेता जयंत चौधरी ने शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने ट्वीट कर जयंत चौधरी का स्वागत किया। जयंत चौधरी से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने लिखा कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास प्रकट करते हुए उनके एनडीए में आने से किसान, गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के हमारे संकल्प को और
और बल मिलेगा। जी हाँ, ऐसे में जयंत चौधरी ने दोस्तों क्या सही फैसला लिया है इंडिया में शामिल होकर या गलत, जो भी आपको लगता है बताइएगा जरूर कारण के साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, गौतम गंभीर ने आखिर बीजेपी क्यों छोड़ी दोस्तों, राजनीति क्यों छोड़ी, नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, पीएम मोदी और नड्डा से कह दी ये बात। दरअसल भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से भाजपा के सांसद गौतम गंभीर ने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया है। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा से कहा कि उन्हें सियासी दायित्व से मुक्त कर दिया जाए। अब ये साफ हो गया है कि गौतम गंभीर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। गौतम गंभीर फिलहाल पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं। गौतम गंभीर 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। वर्तमान में वो आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मेंटर भी हैं। जी हाँ, अगली खबर की बात करें जहां शत्रुघ्न सिन्हा के सामने भोजपुरी स्टार पवन सिंह, बंगाल में बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के भाई को भी बनाया उम्मीदवार। जी हाँ, इस बार पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बॉलीवुड अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता पवन सिंह को मैदान में उतारा गया है। बंगाल में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के अलावा बीजेपी ने लगभग सभी पुराने साथियों को दोहराया है और उन पर भरोसा किया है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बंगाल में भोजपुरी स्टार पवन सिंह अपना जलवा दिखा पाएंगे, क्या अपनी सीट से चुनाव जीत पाएंगे? दोस्तों क्या लगता है, आप लोगों को अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता की इस मुद्दे पर क्या राय है। साथ ही साथ आपको बता दें बिहार से बड़ी खबर, बिहार में 2 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी राहत, बिजली दर घटा दी गई है। दोस्तों बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है, राज्य में बिजली अब लगभग 2% सस्ती कर दी गई है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने यह फैसला लिया है। दरअसल बिजली दरों में 3.03% बढ़ोतरी के कंपनी के प्रस्ताव को विनियामक आयोग ने नामंजूर कर दिया है और सभी श्रेणियों की बिजली दरों में 2% की कटौती कर दी है। विनियामक आयोग का फैसला आते ही बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को अनुदान जारी रखते हुए सभी श्रेणियों की बिजली दरों में 15 पैसे की प्रति यूनिट की कमी करने का फैसला लिया है। सबसे सस्ती बिजली किसानों को केवल 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिल सकेगी। ऐसे में कितने लोग बिहार से इस खबर को देख रहे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। बहरहाल ये थे सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।